हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी को खूब बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि पिछले 2-3 दिन से वीडियो पे बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि नितिन सर दिन रात एक की मेहनत किसके लिए कर रहे हैं, बार बार वीडियो डाल रहे हैं, बार बार वीडियो अपलोड कर रहे हैं, लाइव आ रहे हैं। तो उनको कौन बताए कि अब हमारे प्यारे बच्चों यानी क्लास 12 और क्लास 10 के बच्चों का जो बोर्ड एग्जाम है बहुत ही नजदीक आ चुका है। तो हम इन प्यारे बच्चों यानी क्लास 12 और क्लास 11th वाले बच्चों क्लास 10th वाले बच्चों के लिए ये मेहनत जारी है और आप लोग क्या करेंगे, हमारा सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसी बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए फिर हम एक क्लास 12th हेलो एल्केन चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। आज की जो टॉपिक होने वाली है गुड्डा, वो बोर्ड एग्जाम में या तो डायरेक्टली या तो वो इनडायरेक्टली, या नहीं या तो प्रत्यक्ष रूप से या तो वो अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। टॉपिक का नाम है SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन। ये जो हमारे पास SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया जो टॉपिक है, ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ साथ ये नीट और जे जैसे एग्जामों के लिए भी अपना एक क्या प्रबल हिस्सेदारी रखता है। तो कहने का मतलब ये SN1 और SN2 अभिक्रिया क्या होती है, आज हम इसके बारे में एकदम जीरो टू हीरो से सीखने वाले हैं। तो जैसे कि हम आपको बताएं कि यहाँ पे अभी बताया ही है SN1 और SN2 SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया। SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया, ये दोनों ऐसे टॉपिक हैं जो हेलो एल्केन चैप्टर से लिए गए हैं। यानी SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया हेलो एल्केन चैप्टर से लिया गया है। और हेलो एल्केन में जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है नाभिक स्नेही, क्या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या गुड्डा कहा? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यानी जो हेलो एल्केन चैप्टर है उसमें जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी है यानी हमारी रासायनिक गुणधर्म की प्रॉपर्टी है, उसमें एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले हम आपको यह बताना चाहेंगे कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो जब भी किसी कार्बनिक यौगिक में से या हम ऐसा कहें कि जब भी किसी हेलो एल्केन में से Cl परमाणु का विस्थापन होता है, यहां पे बोला गया है प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी आप किसी कार्बनिक यौगिक में से Cl परमाणु क्या करते हैं, निकालते हैं। क्या? जब भी किसी कार्बनिक यौगिक में से Cl परमाणु निकलता है या Br निकलता है, तो उस घटना को ही हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहा गुड्डा? कि जब किसी परमाणु में से यानी जब किसी कार्बनिक यौगिक में से Cl परमाणु का क्या करते हैं, प्रतिस्थापन करते हैं, तो इस घटना को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कहा जाता है। यानी सिंपल भाषा में बोले तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और Cl अपने आप में एक नाभिक स्नेही है, यानी एक माइनस चार्ज वाला स्पीशीज है, इसीलिए एक शब्द यूज होता है नाभिक स्नेही। क्या यूज होता है? नाभिक स्नेही। लेकिन फिर वही क्वेश्चन कि क्या होता है SN1 और क्या होता है SN2। तो फिर हमने बता दिया है कि ये आया है हेलो एल्केन चैप्टर से और टॉपिक का नाम है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का भाग है SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया। और प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब हमने बताया है कि जब किसी यौगिक में से Cl परमाणु निकलता है तो इस घटना को ही क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो सुनो, यहाँ पे हमारे पास एक कंपाउंड है लाइक हेलो एल्केन का। यहाँ है CH3 और यहाँ पे है Cl। क्या है? CH3Cl। और जब ये किसी क्षार के सामने आता है लाइक KOH और यहीं पे हमारे पास क्या है, एक और क्या है, हेलो एल्केन है CH3 और यहाँ पे है Cl और यहाँ भी इसको भी किसी क्षार के सामने क्या करते हैं, रखते हैं। तो जब गुड्डा हमने क्या किया, इन दोनों अभिक्रिया को किसी क्षार के साथ क्रिया किया, तो आपको पता है कि यहाँ पे जो Cl परमाणु है इस K के साथ निकल जाता है, क्या बना के, KCl बना के। सिंपल सी बात है, ये जो Cl परमाणु है ये K के साथ निकल जाएगा, क्या बना के, Cl बना के। लेकिन यहाँ पे जो CH3Cl था वो K के साथ तो निकल गया, लेकिन जो बचा OH वो जाके यहीं पे अटैक कर देगा, क्या बनाई देगा, CH3OH। क्या दिखाई देगा, CH3OH। और यहाँ पे Cl के स्थान पे कौन अपना स्थान लेगा, Cl का स्थान लेगा भैया CH3C और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, यहाँ पे OH। तो हमने क्या देखा कि दोनों जगह एक खास चीज, क्या कि Cl निकल रहा है। क्या निकल रहा है? Cl निकल रहा है। तो जब किसी कार्बनिक यौगिक में से Cl परमाणु विस्थापित होता है या निकलता है तो उस घटना को हम
प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। और Cl अपने आप में एक न्यूक्लियोफाइल है, नाभिक स्नेही है, इसीलिए बोलते हैं इसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। लेकिन फिर वही क्वेश्चन कि क्या है SN1, क्या है SN2। तो सुनो मेरी बात, SN1 और SN2 दोनों में डिफरेंस सीखते हैं। SN1 लिखा है और SN2 लिखा है। SN1 का मतलब, सबसे पहले यहाँ पे SN का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक। सुनो सुनो सुनो, क्या N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक यानी नाभिक स्नेही, और S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन। S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, यानी इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और यहाँ 1 क्यों लिखा है बताया जाएगा, लेकिन हमने आपको बताने का प्रयास किया कि N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक होता है और S का मतलब सब्स्टिट्यूशन होता है, यानी इसे बोलेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। क्या बोलेंगे, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। लेकिन भी यही भी वही लिखा है, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, तो यानी यहां भी बोलेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। लेकिन यहाँ 1 लिखा है और यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है और यहाँ 2 लिखा है, उसको सीखो। यहाँ पे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन यानी जब किसी परमाणु में से, यानी जब किसी कार्बनिक यौगिक में से Cl परमाणु निकले तो उसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। तो Cl यहां भी निकल रहा है और Cl ही यहां भी निकल रहा है, लेकिन क्या है कि जब Cl परमाणु, क्या कहा, जब Cl परमाणु तृतीयक हैलो एल्केन में से, जब Cl परमाणु तृतीयक हैलो एल्केन में से निकलता है। सुनो सुनो सुनो, क्या कहा कि जब हमारा Cl परमाणु तृतीयक हैलो एल्केन में से, जैसे यहाँ पे जो आपके पास हैलो एल्केन था, ये कैसा था, 3 डिग्री, कैसा था, 3 डिग्री। तो जब किसी परमाणु में से, यानी जब किसी हैलो एल्केन में से, जब किसी तृतीयक हैलो एल्केन में से Cl परमाणु निकलता है तो उसे हम बोलते हैं SN1 अपक्रिया। क्या बोलते हैं, SN1 अपक्रिया। और जब किसी प्राथमिक हैलो एल्केन में से, यानी इसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री हैलो एल्केन, क्या बोलेंगे, 1 डिग्री हैलो एल्केन। तो जब 1 डिग्री हैलो एल्केन में से Cl परमाणु निकलता है तो उसे बोलते हैं SN2 अपक्रिया। क्या बोलते हैं, SN2 अपक्रिया। तो SN1 SN2 क्या होता है, एक बार फिर से बताते हैं। SN का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और यहाँ पे 1 और 2 क्या होता है, उसको हमने अभी थोड़ा सा बताया है कि जब तृतीयक हैलो एल्केन में से Cl परमाणु निकलता है तो इस घटना को हम बोलते हैं SN1 अपक्रिया। और यहाँ पे जब प्राथमिक हैलो एल्केन में से Cl परमाणु निकलता है तो उसे बोलते हैं SN2 अपक्रिया। अब इसको ऐसा क्यों बोलते हैं उसको सीखते हैं। तो यहां पे ये जो 1 और 2 है इसका क्या मतलब है उसको सिखाते हैं। तो देखो यहां पे इसको बोला गया है SN1 और इसको बोला गया है SN2। तो सुनो, यहां पे क्या है कि जब हमने Cl निकला तो OH आया, Cl निकला तो OH आया, तो इसका मतलब क्या है कि Cl के स्थान पे कौन आ रहा है, OH आ रहा है। तो इसका मतलब इस अभिक्रिया की जो दर है, अभिक्रिया की जो रेट है यानी गति है, क्या, रेट यानी दर, क्या, रेट यानी दर, यानी ये जो अभिक्रिया की स्पीड है, ये जो अभिक्रिया की स्पीड है ये किस किस अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करेगी। यदि हम क्या बोलेंगे, SN1 का और SN2 का हिंदी में नहीं लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, प्रथम कोटि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये इसकी हिंदी है, ठीक है। क्या, प्रथम कोटि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और इसे बोलेंगे तो द्वितीय कोटि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसका मतलब क्या है, ये प्रथम कोटि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब आपको तो पता है ना, यहाँ पे जो N का मतलब है ये नाभिक स्नेही है और S का मतलब प्रतिस्थापन अभिक्रिया। लेकिन ये प्रथम कोटि, ये जो लिखा है इसको 1 को ही प्रथम कोटि बोलते हैं और इसको 2 को बोलते हैं द्वितीय कोटि। अब ये द्वितीय कोटि क्या है, ऑर्डर जो है वो आपको केमिकल काइनेटिक चैप्टर में खूब अच्छे से पढ़ाया गया है। इसका मतलब सुनो, यहाँ पे जो कोटि है वो 1 है और यहाँ पे जो कोटि है वो 2 है। लेकिन उससे पहले कोटि क्या होती है ये सीखो, कोटि क्या होती है ये सीखो। जब किसी भी अभिक्रिया की दर को
जितने सारे अणु प्रभावित करते हैं, जितने सारे अणु प्रभावित करते हैं उसे ही हम अपक्रिया की कोटि बोलते हैं। किसी भी अपक्रिया की दर को, इसे मान लो हमारे पास यहाँ कोई रिएक्शन है ए और बी, अब यहाँ पे हमने ए और बी को बना दिया C+D। क्या बना दिया? C+D। हमने कहा कि जब ए की कंसंट्रेशन यानी ए की सांद्रता बढ़ाते हैं तो यहाँ रिएक्शन की दर फास्ट होती है, और जब बी की सांद्रता बढ़ाते हैं तो भी रिएक्शन की दर फास्ट होती है। तो ऐसा हम कह सकते हैं ना कि जो अभिक्रिया की दर है वो ए के कंसंट्रेशन और बी के कंसंट्रेशन यानी दोनों की सांद्रता के समानुपाती है। यानी ऐसा हम बिल्कुल कह सकते हैं कि जो अभिक्रिया की दर है वो ए के और बी के दोनों की दर के, दोनों की स्पीड के, दोनों की सांद्रता के ऊपर निर्भर करती है। लेकिन यदि हमारे पास A प्लस B कोई रिएक्टेंट है और C प्लस D परिवर्तित हो रहा है, अब हमने कहा कि जब A का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया की दर फास्ट होती है, लेकिन जैसे ही हम B का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया की दर फास्ट नहीं होती है। यानी गुड्डा हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि जो नीचे वाली रिएक्शन है उसमें जो अभिक्रिया की दर है वो केवल एक अणु की संख्या के ऊपर निर्भर कर रहा है, लेकिन इसमें दो दो अणुओं की संख्या के ऊपर निर्भर कर रहा है। तो जब किसी अभिक्रिया में सुनो जब किसी अभिक्रिया में केवल एक अणु के ऊपर अभिक्रिया की दर निर्भर हो तो उसे ही बोलते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया। प्रथम कोटि अभिक्रिया, सुनो प्रथम कोटि अभिक्रिया। और जब गुड्डा किसी भी अभिक्रिया में जो अभिक्रिया की दर है वो दो दो अणुओं की सांद्रता के ऊपर निर्भर करे तो उसे बोलते हैं द्वितीय कोटि अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? द्वितीय कोटि अभिक्रिया। द्वितीय कोटि अभिक्रिया। तो समझ में आया ना कि प्रथम कोटि क्या होता है, द्वितीय कोटि क्या होता है। तो अब इसी बात को थोड़ा इसमें लागू करते हैं। तो यहां सुनो कि जब हमने यहां क्या किया, CH3Cl और KOH के साथ क्रिया कराया, तो आपको पता है कि जब हम यहाँ पे जो अभिक्रिया की दर है, जो अभिक्रिया की दर है वो CH3Cl और यहाँ पे हमारे पास क्या है, KOH। क्या है? KOH। तो आप क्या करो कि जब CH3Cl का सांद्रता बढ़ाओ, CH3Cl का सांद्रता बढ़ाओ तो क्या देखेंगे यहाँ पे CH3Cl का सांद्रता बढ़ाने पर, CH3Cl का सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर फास्ट होती है। अभिक्रिया की दर फास्ट होती है। CH3Cl का सांद्रता बढ़ाने पर वैज्ञानिकों ने नोटिस किया, ठीक है, साइंटिस्ट ने नोटिस किया कि जब हम CH3Cl का सांद्रता बढ़ाते हैं, CH3Cl का सांद्रता बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया की दर तेज होती है, दर तेज होती है, दर तेज होती है, ठीक है। और जब हम भैया किसका, KOH का, किसका, KOH की सांद्रता बढ़ाते हैं, जब हम KOH की सांद्रता बढ़ाते हैं तो भी क्या देखते हैं कि जो अभिक्रिया की दर है वो तेज होती है। क्या होती है? तेज होती है। तो क्या देखा आपने कि जब हम CH3Cl का सांद्रता बढ़ा रहे थे तो भी अभिक्रिया की दर तेज होती थी या तेज हो रही थी, लेकिन जब हमने KOH की सांद्रता को बढ़ाया तो भी अभिक्रिया की दर फास्ट हो रही है यानी तेज हो रही है। और अभी हमने बताया है कि जब किसी अभिक्रिया में दो दो अणुओं के ऊपर, जब किसी अभिक्रिया में दो दो अणुओं के ऊपर अभिक्रिया की दर निर्भर करे तो उसे बोलते हैं द्वितीय कोटि अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? द्वितीय कोटि अभिक्रिया। यानी अब की बार हमारे पास एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें CH3Cl और KOH दोनों की सांद्रता के ऊपर निर्भर करती है क्या? अभिक्रिया की दर। किस अभिक्रिया की दर? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की दर। क्या कहा? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की दर। तो ऐसे कैसे लिखेंगे कि जब किसी भी अभिक्रिया में अभिक्रिया की जो दर होती है वो दो दो अणुओं की संख्या के ऊपर निर्भर करती है तो उसे बोलते हैं द्वितीय कोटि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सबसे पहले बताया था ना कि ये जो हमारे पास कंपाउंड है वो क्या करेगा, वो द्वितीय कोटि अभिक्रिया शो करेगा और ये जो नीचे वाला है वो प्रथम। तो पहला आपको समझ में आ चुका होगा कि जब हम CH3Cl का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया की दर फास्ट होती है और जब KOH का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो भी अभिक्रिया की दर फास्ट होती है। तो ऐसा हम बिल्कुल कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है यानी अभिक्रिया की दर है वो दोनों के सांद्रता के ऊपर निर्भर करती है। इसीलिए इसको बोलते हैं कि जब दोनों के सांद्रता के ऊपर अभिक्रिया की दर निर्भर करे तो उसे बोलते हैं द्वितीय कोटि यानी सेकेंड ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी द्वितीय कोटि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसीलिए गुड्डा इसको बोला गया SN2 अभिक्रिया। क्या बोला गया? SN2। 2 का मतलब समझ गए ना यहाँ पे क्या लिखा है? 2 का मतलब होता है द्वितीय कोटि, N का मतलब नाभिक स्नेही, S का मतलब प्रतिस्थापन। ठीक है, अब हम बात करते हैं SN1 के बारे में। SN1 के बारे में कुछ हद तक आप लोगों ने अंदाजा लगा दिया होगा कि SN2 SN1 SN2 क्या होता है।
अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले ये जो हमारे पास तृतीयक हैलो एल्केन है इसकी सांद्रता को बढ़ाते हैं। तो जैसे ही हमने क्या किया, इसकी सांद्रता को बढ़ाया, जैसे हम क्या करते हैं तृतीयक हैलो एल्केन की सांद्रता को बढ़ाते हैं, तृतीयक हैलो एल्केन की सांद्रता को बढ़ाते हैं, तो क्या देखते हैं कि अभिक्रिया की दर फास्ट होती है, अभिक्रिया की दर तेज होती है। यानी हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे आप तृतीयक हैलो एल्केन का यानी इस अभिक्रिया का इस अभिक्रिया के अणु का सांद्रता बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया की दर फास्ट होती है। यानी अब की बार जो अभिक्रिया की दर है वो निर्भर करती है किसके ऊपर, इसकी सांद्रता के ऊपर, यानी इस अणु की सांद्रता के ऊपर। लेकिन अब KOH को लाओ और उसकी सांद्रता को बढ़ाओ। तो जब हम KOH को लाते हैं और उसकी सांद्रता को बढ़ाते हैं तो हमने क्या देखा, यानी वैज्ञानिकों ने क्या देखा, लोगों ने क्या देखा, क्या नोटिस किया कि जब हम KOH की सांद्रता को बढ़ाते हैं, जब हम KOH की सांद्रता को बढ़ाते हैं तो ये जो अभिक्रिया की दर है वो बढ़ नहीं रही है। और जब इसकी सांद्रता को घटाते हैं तो अभिक्रिया की दर घट नहीं रही है। तो ऐसा कह सकते हो ना कि यहाँ पे जो अभिक्रिया की दर है, ऐसा कह सकते हैं ना कि जो अभिक्रिया की दर है वो KOH की सांद्रता के ऊपर निर्भर नहीं करती है। तो यानी जब किसी भी अभिक्रिया में केवल एक अणु के ऊपर अभिक्रिया की दर निर्भर करे तो उसे हम बोलते हैं प्रथम कोटि। क्या बोलते हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और आपको अंदाजा लग चुका है कि जब इसके ऊपर निर्भर ही नहीं कर रहा है तो इसमें बचा कौन, केवल बचा ये, यानी केवल एक ही अणु है ना जो अभिक्रिया की दर को कंट्रोल कर रहा है, बढ़ा रहा है या घटा रहा है। तो यानी हम ऐसा बिल्कुल कह सकते हैं कि जब अभिक्रिया की दर केवल एक अणु की संख्या के ऊपर निर्भर करे तो उसे बोलेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया। इसीलिए यहाँ पे लिखा है 1, क्या लिखा है 1, यानी बोलते हैं SN1 अभिक्रिया। N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, एक का मतलब प्रथम कोटि। तो अब हमें इस शब्द के बारे में खूब अच्छे से पता चल चुका है कि SN1 और SN2 क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में यही बन रहा था कि SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया क्या होती है। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास क्या है CH3Cl और KOH है, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, और ये हमारे पास जो था वो कौन सा ऑर्डर है, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो अब इसके बारे में थोड़ी चीजें कुछ लिखा देते हैं, ठीक है। SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया। अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, हमने क्या कहा है, ये बोर्ड एग्जाम में लगभग तय होता है आएगा ही आएगा, ठीक है, आता ही है, चाहे वो डायरेक्टली आए या तो इनडायरेक्टली आए, लेकिन आएगा जरूर। जब ये बात पहले से ही डिसाइड है कि ये बोर्ड एग्जाम में आएगा तो हम अपने आप को पहले से प्रिपेयर क्यों ना कर रखें, ठीक है गुड्डा। तो अब हमने सीखा है कि SN1 और SN2 का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। अब इसके बाद में हम कुछ और डीप में जाके कुछ चीजों को समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ टर्मोलॉजी यानी कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली आपको लिखा देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे SN1 अभिक्रिया और इसे बोलेंगे SN2 अभिक्रिया। क्या, SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया। तो पहला पॉइंट इसमें डिफरेंट निकालने को बोला था। तो SN1 अभिक्रिया क्या होता है, SN2 अभिक्रिया क्या होता है। तो SN1 अभिक्रिया क्या बोलेंगे कि SN1 अभिक्रिया तृतीयक हैलो एल्केन में आसानी से होता है। और इसमें SN2 अभिक्रिया प्राथमिक हैलो एल्केन में आसानी से होता है। समझे ना बाबू, क्या कि SN1 अभिक्रिया जो होता है वो भैया किसमें होता है, तृतीयक हैलो एल्केन में, और जो SN2 अभिक्रिया होता है वो SN2 अभिक्रिया प्राथमिक हैलो एल्केन में होता है। अब एक पॉइंट और लिखो इसमें, SN1 अभिक्रिया
के क्रिया का क्रम, क्रियाशीलता का क्रम, क्रियाशीलता का क्रम ये है। और SN2 अपक्रिया, SN2 अपक्रिया, SN2 अपक्रिया के क्रियाशीलता का क्रम 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री, ये है। फिर तीसरा पॉइंट लिखेंगे, SN1 अपक्रिया, SN1 अपक्रिया SN अपक्रिया 2 चरणों में पूर्ण होती है। SN1 अपक्रिया 2 चरणों में पूर्ण होती है, जबकि SN2 अपक्रिया, यार मार्कर नहीं चल रहा है, जबकि SN2 अपक्रिया एक ही चरण में पूर्ण होती। ठीक, और लिखते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें। अगला पॉइंट, SN1 अपक्रिया, SN1 अपक्रिया के मध्य भाग में कार्बोधनायन का निर्माण होता है। कार्बोधनायन का निर्माण होता है, जबकि इसमें, इसके मध्य भाग में, जल्दी बताओ, SN2 अपक्रिया, अरे यार, जबकि SN2 अपक्रिया SN2 अपक्रिया के मध्य भाग में संक्रमण अवस्था बनता है। संक्रमण अवस्था बनता है, संक्रमण अवस्था बनता है। ठीक है, और ये कुछ डिफरेंट है। ठीक है, पांचवा, SN1 अपक्रिया प्रायः, SN1 अपक्रिया प्रायः बड़े अणुओं में आसानी से देखने को मिलती है। ठीक, और यहाँ पे SN2 अपक्रिया प्रायः छोटे अणुओं में देखने को मिलती है, ठीक, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको जानना चाहिए SN1 अपक्रिया और SN2 अपक्रिया के बीच में। अब यहाँ पे जो दो तीन नए शब्द आए हैं,
ठीक है। जैसे कार्बोधनायन, संक्रमण अवस्था 1 भाग में पूरा होती है, 2 भाग में पूरा होती है। अब थोड़ा इनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो अब इसको आप, हमें लगता है कि आप नोट कर चुके हैं, यदि नहीं नोट किए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो अब गुड्डा हम आगे चलते हैं। तो अब हम बताने वाले हैं आपको कि ये जो नए नए शब्द आपको देखने को मिले थे वो कैसे, कौन से शब्द हैं, ठीक है, इनका क्या रोल होने वाला है। कोई मंजिल नहीं जस्ती सफर अच्छा नहीं लगता, अगर घर लौट भी आऊं तो घर अच्छा नहीं लगता, करूं मैं कुछ भी दुनिया को तो सब अच्छा ही लगता है, पर तेरे बिन ए नौकरी कुछ भी अच्छा नहीं लगता। क्या नौकरी है। सीताराम 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 कहे। हाँ, अब हम ये सीखने वाले थे कि SN1 अपक्रिया और यहाँ पे सीखने वाले थे SN2 अभिक्रिया। SN1 अपक्रिया और SN2 अपक्रिया, वो तो हमने जो अंतर था वो लिखा दिया है, लेकिन अब यहाँ पे SN1 SN2 क्या है उसके हम मैकेनिज्म के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपने पता है कि जब SN1 की बात आती है तो बड़ा मॉलिक्यूल्स लिया जाता है, यानी लाइक तृतीयक हेलो एल्केन, लाइक तृतीयक हेलो एल्केन, और जब इसको क्षार के साथ क्रिया कराते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, Cl निकल जाता है K के साथ, और यहाँ पे क्या दिखाई देता है, KCl, क्या KCl, और यानी ये जो OH होता है वहीं पे जाके जुड़ता है और बनाता है तृतीयक अल्कोहल, क्या बनाता है, 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक। अब हमें लगता है इतने बात में किसी भी बच्चों को दिक्कत नहीं हुई होगी। अब गुड्डा हम क्या करेंगे, तो गुड्डा हमें करना ये है कि ये जो अभिक्रिया है वो 2 चरण में पूरा होता है। अब उस दोनों चरण को हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। पहला स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, और यहाँ पे क्या है, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2। तो पहले स्टेप में क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप में ये Cl निकलता है, ये जो आपके पास Cl दिख रहा है ये Cl सबसे पहले स्टेप में निकल जाता है। तो इस Cl को निकालने का काम करो आप, पहला काम आपको ये Cl निकाल देना है। और जैसे Cl निकलेगा तो आपको तो पता है ना, आपको तो पता है ना बाबूजी, क्या कि जैसे Cl निकलता है तो Cl किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, किस में जाएगा, Cl जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो इस कार्बन पर प्लस चार्ज आ जाएगा। क्या कि जब Cl निकलेगा पहले स्टेप में तो ये होता है, सुनो ये अभिक्रिया 2 स्टेप में पूरा होती है, अभी भी लिखाया था पीछे, तो ये अभिक्रिया 2 स्टेप में पूरा होती है। तो पहला स्टेप में Cl परमाणु निकल जाता है और कार्बन पे आता है प्लस चार्ज, यानी जब कार्बन में प्लस चार्ज आए उसी को तो बोलते हैं कार्बोधनायन। क्या कि जब कार्बन में प्लस चार्ज आए तो उसी को बोला जाता है कार्बोधनायन, यानी कार्बधनायन। कार्बधनायन का मतलब कार्बन पर धन आयन, धन आयन का मतलब प्लस चार्ज। बस समझ गए ना कि जब कार्बन के प्लस चार्ज आए तो उसे क्या बोलते हैं, कार्बोधनायन, कार्बोकेटायन। तो यहाँ पे बीच भाग में क्या बना, कार्बोधनायन। ये जो कार्बोधनायन बना है इसको पुनः CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे क्या है CH3, नीचे क्या है, यहाँ भी CH3। ये जो कार्बन पे प्लस चार्ज आया है इसका इंतजार कर रहा है हाइड्रोक्सी आयन, क्या इसका इंतजार कर रहा है हाइड्रोक्सी आयन। तो यानी हमारे पास जैसे ही कार्बन पे प्लस चार्ज आता है तो उसका कोई इंतजार कर रहा होता है, और कौन इंतजार करेगा, OH ही करेगा। तो ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज मिलकर नष्ट कर देते हैं और ये जाके वहीं पे जुड़ जाता है और हो जाती है आपकी रिएक्शन कंप्लीट। और यहाँ पे ये जो हमारे पास क्या था, Cl था, और ये जो हमारे पास केस था वो निकल जाएगा K प्लस बन के, ठीक है, यहाँ पे K प्लस बन के निकल जाएगा, ठीक। तो अब सुनो यहाँ पे के OH, ठीक। तो यहाँ पे ये OH जाके अटैक करेगा और K प्लस निकल जाएगा। तो सुनो क्या, अब ये रिएक्शन हो गया, पहला स्टेप ये था, दूसरा स्टेप ये था, लेकिन ये दूसरा स्टेप आप देख रहे हैं, दूसरा स्टेप ही जो इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसी को बोलते हैं कार्बोधनायन। क्या बोलते हैं, कार्बोधनायन, यानी इसके दूसरे भाग में क्या बना, कार्बोधनायन बना। तो ये होता है SN1 अभिक्रिया का मैकेनिज्म, यानी इसी को बोलते हैं कारकी, क्या बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं क्रियाविधि, क्या बोलते हैं, क्रियाविधि, इसी को बोलते हैं मैकेनिज्म, क्या, मैकेनिज्म, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि SN1 अभिक्रिया का मैकेनिज्म 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में Cl परमाणु निकलता है और दूसरे
स्टेप में OH परमाणु अटैक करता है। 2 स्टेप में होने वाली अभिक्रियाएं आसान होती हैं, सरल होती हैं, लेकिन कहानी में मजा तब आएगा जब आप क्या करेंगे, SN2 अभिक्रिया का मैकेनिज्म करेंगे। सुनो सुनो सुनो, क्या कि कहानी में मजा तो तब आएगा जब आप क्या करेंगे, SN2 अभिक्रिया का मैकेनिज्म करेंगे। आपको बताया गया है कि SN2 अभिक्रिया का जो मैकेनिज्म होता है वो 2 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में? 2 स्टेप में। तो 2 स्टेप में होता है, इसीलिए वो सॉरी, अरे गलत हो गया। SN2 अभिक्रिया का मैकेनिज्म एक ही स्टेप में होता है। SN2 अभिक्रिया का मैकेनिज्म एक ही स्टेप में होता है। SN1 अभिक्रिया का मैकेनिज्म 2 स्टेप में होता है। तो वो तो आसान था, पहले Cl निकल गया फिर OH जुड़ गया, लेकिन ये एक ही स्टेप में होगा, यानी एक ही साथ Cl निकलेगा भी OH आएगा भी, Cl निकलेगा भी OH आएगा भी, इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको पता है ना कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, CH3 है और ये Cl है, और यहाँ पे क्या है, KOH है। क्या है? KOH है। पहले स्टेप में आपको Cl को निकाल देना होता है, Cl को निकल के और OH जुड़ जाएगा, यानी यहाँ पे CH3 और यहाँ पे OH और ये KCl निकल जाएगा। लेकिन अब इसका मैकेनिज्म देखो, इसका मैकेनिज्म देखो, स्टेप नंबर 1, बस एक ही स्टेप है इसमें। तो सबसे पहले ये क्या होगा, यहाँ पे जो हमारे पास CH3 है, यहाँ पे हमारे जो CH3 है उस CH3 को थोड़ा एकदम अच्छे से लिख दो। ये हमारे पास एक CH3 का ओपन स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास CH3 का ओपन स्ट्रक्चर है, और ये जो OH माइनस है, ये जो OH माइनस है, ये OH माइनस इसी के ऊपर अटैक कर देगा, ये OH माइनस इसी कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा, और ये Cl परमाणु क्या हो जाएगा, निकलता रहेगा। ये Cl परमाणु जो है वो निकलता रहेगा, ये Cl परमाणु निकलेगा और यहाँ पे जो OH है वो आके अटैक करेगा। तो अब बताओ, यहाँ पे सुनो सुनो सुनो, जब ये Cl परमाणु निकल रहा था तो एक ही साथ OH परमाणु अटैक कर रहा था। जब Cl परमाणु निकल रहा था तो OH परमाणु अटैक कर रहा था, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब Cl परमाणु निकल रहा था तो OH परमाणु अटैक कर रहा था, किससे? पीछे से। किससे? पीछे से, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास OH परमाणु के अटैक करने की जो पोजीशन है वो क्या है, पीछे से है, और नीचे क्या था, S था, नीचे क्या था, S था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सबसे विचित्र बात है कि यहां से हमारे पास OH परमाणु अटैक कर रहा है, OH परमाणु अटैक कर रहा है और Cl परमाणु निकल रहा है, Cl परमाणु निकल रहा है, Cl परमाणु निकल रहा है और OH परमाणु अटैक कर रहा है। यानी इस बीच में क्या बना, एक ऐसी अवस्था बन चुकी है जो देखने में बड़ा अजीब लगता है, और जब कोई चीज अजीब लगे उसी को तो संक्रमण बोलते हैं। जब कोई चीज अजीब लगे तो उसी को तो संक्रमण बोलते हैं, आपको पढ़ाया गया है डी ब्लॉक में, तो इसी को बोलते हैं संक्रमण अवस्था, संक्रमण अवस्था। लेकिन ये जो संक्रमण अवस्था है ये बहुत अनस्टेबल है, ये जो अवस्था है वो अनस्टेबल है। कहने का मतलब क्या है कि एक समय आएगा कि OH परमाणु जुड़ जाएगा और Cl परमाणु निकल जाएगा। क्या कहा? एक समय आएगा कि जो OH परमाणु जुड़ जाएगा कार्बन में और Cl परमाणु निकल जाएगा। तो बताओ, जब OH परमाणु जुड़ा और Cl परमाणु निकला तो कैसे दिखाई देगा? तो सिंपल सी दिखाई देगा, ये कार्बन है, इसके पास क्या है, OH है, और यहाँ पे ठीक, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे H है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी H है। तो यानी हमने क्या देखा कि यहाँ पे कि जो SN2 अभिक्रिया का मैकेनिज्म है वो ओनली 1 स्टेप में है, केवल एक ही स्टेप में है, इसीलिए बीच में संक्रमण अवस्था बना, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा, तो केवल एक ही क्वेश्चन आपके दिमाग में बनेगा, Cl निकालना, OH जोड़ना तो सबको आता है, लेकिन यहाँ पे जो OH परमाणु है वो कार्बन को पीछे, ये जो OH परमाणु है वो कार्बन के पीछे से अटैक करता है, कार्बन के आगे से अटैक नहीं करता है, बल्कि कार्बन से पीछे से अटैक करता है। यही तो इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे हमारे पास जो आक्रमणकारी होता है, जो आक्रमणकारी होता है, यानी जो नाभिक स्नेही होता है, वो पीछे से अटैक करता है, और इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लेंगे अपनी कॉपी में SN2 अभिक्रिया में कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है, यानी जो आक्रमणकारी होता है SN2 अभिक्रिया में, वो पीछे से अटैक करता है, यानी आक्रमणकारी क्या होता है, हमेशा पीछे से अटैक करता है। अब क्यों करता है? जो आक्रमणकारी होता है वो पीछे से अटैक करता है, तो क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पे Cl परमाणु निकल रहा है, यदि हम Cl के साथ ही क्या करें, OH परमाणु को जोड़ दें, यानी हमारे पास इधर Cl निकल रहा है, इधर OH आ जाए, तो यानी OH और Cl दोनों पास पास आ जाएंगे, OH और Cl दोनों पास पास आ जाएंगे। तो OH और Cl दोनों पास पास आ जाने की वजह से इनके बीच प्रतिकर्षण होता है। तो इस प्रतिकर्षण से बचने के लिए ये बात OH को भी पता होती है, ये बात Cl को भी पता होती है, और ये बात रिएक्शन करने वालों को भी पता होती है। इसीलिए यहाँ पे OH परमाणु और Cl परमाणु एक साथ निकलते और एक साथ आते नहीं है, बल्कि OH परमाणु पीछे से अटैक करता है और Cl परमाणु आगे से निकल जाता है। तो यानी यहाँ पे एक बात ये थी कि ये पीछे से अटैक
मैंने क्यों किया, क्योंकि ये दोनों प्रतिकर्षण फील करते हैं और प्रतिकर्षण फील करेंगे तो रिएक्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा। यानी रिएक्शन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, यानी रिएक्शन को अच्छी तरीके से हो जाने के लिए आपको OH को पीछे से टिक करवाना होता है। तो ये होता है SN1 अपक्रिया और ये होता है SN2 अपक्रिया का मैकेनिज्म। क्या होता है मैकेनिज्म? हमने अपना पूरा दम लगा दिया है SN1 और SN2 अपक्रिया को समझाने के लिए। आशा है आपको ये जो SN1 अपक्रिया और SN2 अपक्रिया का जो थ्योरी था वो आपको समझ में आया होगा। तो आई होप कि आपने बहुत अच्छे समझा होगा चीजों को। तो वीडियो को लाइक भी करेंगे, वीडियो को शेयर भी करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और वीडियो को खूब ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। तो गुड्डा आशा है आपको वीडियो